बकरीद को लेकर जगह जगह पर जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। बलिया में मस्जिदों और ईदगाहों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। वहीं बागपत में भी मस्जिदों के बाहर फोर्स तैनात रही और शांतिपूर्वक तरीके से नमाज संपन्न हुई। रामनगरी अयोध्या में नमाज के बाद नमाजियों ने एक दूसरे को बधाई दी। संभल में भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे। पुलिस ने ड्रोन से नमाज की निगरानी भी की और हाथरस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज के बाद छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे से गले मिलते नजर आए। कासगंज जिले की 41 मस्जिद और 64 ईदगाह पर बकरीद की नमाज अदा की गई। इसको लेकर पुलिस के आला अफसर मुस्तैद रहे। वाराणसी में सीएम की सख्ती का सड़कों पर खासा असर दिखा। सड़क पर नमाज अदा नहीं की गई और साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी नहीं दी गई। फिरोजाबाद में भी शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा की गई। हापुड़ में प्रशासन के अधिकारी ईदगाह पर मौजूद रखे और सड़कों पर नमाज ना हो, इसके लिए हापुड़ पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। उसे इलाज के लिए एसएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी सूरज मोबाइल छीनने के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस को देखकर बदमाश सूरज ने फायरिंग कर दी। इस पर पुलिस ने भी फायरिंग कर दी। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी और उसके कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया है। बस कोठी मीना बाजार के पास छिप के बैठा है और किसी घटना को करने की फिराक में है। इससे लोहा मंडी टीम तुरंत एक्टिव होती है और जब कोठी मीना बाजार के पास आती है, उसको पकड़ने की कोशिश करती है तो वह व्यक्ति पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर करता है, जिसमें आत्मरक्षार्थ लोहा मंडी टीम के द्वारा फायर किया जाता है, जिससे उसके बाएं पैर पे गोली लगी है। उसको इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। बाद इलाज उससे पूछताछ की जाएगी। बरेली में एक शख्स ने अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए ऐसा नायाब तरीका अपनाया जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लड़की के पिता शहजाद अहमद से इस वजह से शादी करने को तैयार नहीं थे क्योंकि वो बेरोजगार था। वो परीक्षा देता लेकिन किसी में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और जब उसे लगने लगा कि अब उसकी लड़की उसके हाथ से चली जाएगी तो उसकी शादी दूसरी जगह पर कर दी जाएगी तो 1 साल के लिए घर से गायब हुआ और जब आया तो वर्दी पहनकर कंधे पर 3 स्टार लगाकर आया। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से कछुओं की तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 102 जीवित कछुए बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि वो लखीमपुर खीरी, बहराइच, सीतापुर और उन्नाव जिलों से कछुए लाता था और पश्चिम बंगाल और बिहार के तस्करों को कछुए सप्लाई किया करता था। फिर भी ये कछुए पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश, म्यांमार और वहां से चीन, हांगकांग, मलेशिया भेजे जाते थे। एटीएम से छेड़खानी कर 80 लाख रुपए निकालने के मामले में गुजरात पुलिस हमीरपुर पहुंची। साल 2020 में इसको लेकर गुजरात में अज्ञात पर मामला दर्ज हुआ। आरोपियों का हमीरपुर जिले का होने का सुराग मिला है, जिसके बाद पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वृंदावन पुलिस ने 2 फर्जी बाउंसरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों शातिर माधव बाउंसर ग्रुप के जरिए वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसे ऐंठने का काम करते थे। बिना किसी रजिस्ट्रेशन के चल रहे फर्जी माधव बाउंसर ग्रुप पर बड़ी कार्रवाई हुई है। रोहित और लकी नाम के 2 शातिरों को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है। और सिक्योरिटी एजेंसी से संबंधित जो 2 व्यक्ति हैं, रोहित और लक्की, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जो इनकी सिक्योरिटी एजेंसी का लाइसेंस है, जो पसारा से लाइसेंस निर्गत हुआ है, इसके निरस्तीकरण की रिपोर्ट माध्यम से भेजी जा रही है
और ये सर्वविदित है कि मंदिर में किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी का प्रवेश प्रतिबंधित है। कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी इस टाइप का कोई भी वो विज्ञापन नहीं दे सकती है, ना ही उनको दर्शन कराए जाने की कोई अधिकार प्राप्त है। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर सियासत तेज हो गई है। गोस्वामी परिवार कॉरिडोर निर्माण का विरोध कर रहा है, जिनके समर्थन में पहुंचे अजय राय ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। अजय राय ने कहा कि अगर मंदिर के आसपास तोड़फोड़ हुई तो ये बीजेपी की अगले चुनाव में हार तय है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार गोस्वामी परिवारों की मांगों पर काम कर रही है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के लिए कॉरिडोर को लेकर सियासत तेज हो गई है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा बयान दिया है। अजय राय ने कहा कि अगर बीजेपी ने मंदिर और आसपास के इलाके में तोड़फोड़ की तो अगले चुनाव में उसकी हार तय है। जो बांके बिहारी जी के मंदिर को और इस पूरे परिक्षेत्र को अधिग्रहण करके गोस्वामी परिवार और पूरे वृंदावन के लोगों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके विरोध में हमारा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। ये निश्चित तौर से अगर इन्होंने ऐसा यहाँ किया तो भारतीय जनता की ताबूत में आखिरी कील होगी। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। मथुरा कॉरिडोर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मथुरा के गोस्वामी परिवार के लोग हमारे परिवार के लोग हैं। सरकार को गोस्वामी परिवार का ज्ञापन मिला है। सरकार गोस्वामी परिवारों की मांगों पर काम कर रही है। सर, मथुरा कॉरिडोर पर अजय राय ने समर्थन दे दिया है जो सारस्वत परिवार। देखिए, आप जानते हैं कि जितने भी वहाँ के गोस्वामी परिवार हैं, सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनका ज्ञापन हमें मिला है, सरकार उस पर काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर श्री बांके बिहारी मंदिर को 5 एकड़ क्षेत्र में बांके बिहारी कॉरिडोर में बदलने का प्रस्ताव है। मंदिर के खजाने से 500 करोड़ रुपए का उपयोग कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए किया जाएगा। जमीन बांके बिहारी जी के नाम पर ही रहेगी। सरकार का दावा है कि इससे श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं गोस्वामी परिवार का कहना है कि इससे मंदिर का मूल स्वरूप और कुंज गलियों का महत्व खत्म हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बांदा में मां और बेटी ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि भाई ने बहन को युवक से ऑनलाइन चैटिंग करने से मना कर दिया और मोबाइल छीन लिए तो बहन के साथ मां ने भी रस्सी से फंदा लगाकर जान दे दी। दोनों के शव बंद कमरे में एक रस्सी से बने हुए फंदे से लटकते हुए मिले। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि बहन ने किसी युवक को ऑनलाइन 4000 रुपये ट्रांसफर किए थे। इसी बात पर भाई बहन में झगड़ा हुआ। मां ने जब बेटी का पक्ष लिया तो उन्हें भी डांट दिया। इसके बाद दोनों ने फांसी लगाकर जान दे दी। उक्त मोहल्ले के ननकाई प्रसाद सनाब स्वर्गीय बड़काई प्रसाद, जो कि एक्स आर्मी मैन है, उनके पत्नी व पुत्री ने गृह कलह के कारण आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर फील्ड यूनिट को सूचना दी गई और अन्य सभासद इत्यादि के सामने बुलाकर दरवाज़ा तोड़कर उनके शव निकाले गए। शव को पात पंचायतनामा पीएम हेल्थ भेजा गया है। अन्य कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद से अगली खबर। सपा सांसद रुचि वीरा ने नमाजियों को बकरीद की मुबारकबाद दी। साथ ही सपा सांसद ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी ने तमाशा बना दिया। तमाशा बना रहे हैं। एक जो परंपरा है, मान लीजिए कोई एक रस्म है सिंदूर की, तो वो किसी भी महिला को उसका पति के द्वारा सिंदूर दिया जाता है और कोई ये नहीं है कि उसका एक मजाक सा बना रखा है। क्या बेफिजूल की चीजें हैं।
आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कानपुर से। इत्र कारोबारी पीयूष जैन की याचिका को खारिज कर दिया गया। दस्तावेज मांगने की याचिका कोर्ट से खारिज हुई है। छापेमारी में मिले थे 197 करोड़ रुपए। मामले में 4 जुलाई से शुरू होगा ट्रायल। 11,455 पेज की मिल चुकी है चार्जशीट। 197 करोड़ रुपए, 23 किलो सोना भी मिला था। तो इत्र कारोबारी पीयूष जैन की याचिका को खारिज कर दिया गया है। अमित गंजू हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, और क्या जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए शीलम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सबसे बड़ा मामला सामने आया था जहां 23 किलो सोना और 196 करोड़ रुपए कैश मिले थे। पीयूष जैन जो इत्र व्यापारी था, कानपुर से लेकर कन्नौज तक डीजीजीआई की अहमदाबाद की टीम ने छापेमारी की, जिसके बाद एक एक करके खुलासे तमाम होते चले गए और इसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ पीयूष जैन और अन्य 11 लोगों के खिलाफ, जिसके बाद एक 11,455 पेज की चार्जशीट को कोर्ट में दाखिल किया गया। और इन सबके बीच कहीं ना कहीं एक बार जब कागज मांगे गए कि कोर्ट में जो भी चार्जशीट लगा उसके पेपर दिए जाएं, वहां बचाव पक्ष ने और इन लोगों ने आपस में किया और इन पेपर्स को दिया गया। एक बार फिर से उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट डाली कि कुछ पेपर्स उन्हें और चाहिए, यानी कहीं ना कहीं वो टाइम एक्सटेंशन मांग रहे हैं, जिसे न्यायालय ने साफ तौर पर खारिज कर दिया गया। और ऐसे में अब 4 जुलाई को इसकी सुनवाई होनी है। अब 4 जुलाई की सुनवाई में ये पता चलेगा कि क्या वास्तविकता थी, पेपर्स किस लिए चाहिए थे, क्या एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए था, या टाइम पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए, ऐसी तमाम चीजें जिससे पर्दा उठना भी बाकी है। अगर शीलम जी, ये सबसे बड़ा अपने तक का इसलिए मामला रहा क्योंकि धन कुबेर इसे कहा जा रहा था। इस धन कुबेर के पास से, इत्र व्यापारी के पास से तमाम ऐसे इसके सहयोगी थे जहां के पास इन्होंने अपने इस पैसे को रखा था और जहां सोने की ईंट और ऐसी तमाम चीजें सामने कस्टम्स की टीम को सामने मिली थी। जी बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी। तो दस्तावेज मांगने की याचिका को अब कोर्ट से खारिज कर दिया गया है। इस मामले से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट हमने आपको बताई। बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। 6 जगहों पर 130 बीघे में की गई अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। इस मौके पर जोन संख्या 6 में 2 अवैध निर्माणों को भी सील कर दिया गया है। चित्रकूट में एक जिंदा शख्स को मरा हुआ दिखाकर उसकी पत्नी के नाम से 35,000 रुपए की धनराशि निकालने का मामला सामने आया, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए गले में जिंदा हूं की तख्ती लटकाकर डीएम के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। मामला पहाड़ी थाना क्षेत्र के रघुवरपुरवा रेहूटा गांव का बताया गया। मृत प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाया? ये बनवाया है जिला अस्पताल। तो आज तुम कहाँ आए हो? यहाँ है कार्यालय, डीएम कार्यालय। तो क्या चाहते हो? कार्रवाई करें। तो किसने बनवाया था तुम्हारे खिलाफ समूह? राजेंद्र। कितने का? 35,000। अमृत घोषित कर दिया। बैंक से पैसा निकाला। कौशाम्बी जिले में एक शख्स के सुसाइड के बाद नाराज परिजनों ने जमकर बवाल किया है। परिजनों ने शव को कानपुर प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर रखकर जाम लगा दिया और घंटों हंगामा करते रहे। जाम लगने के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग की यातायात भी बाधित हो गई। पुलिस फोर्स के साथ ऑफिसर परिजनों को समझाने पहुंचे तो भीड़ में मौजूद कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस से धक्का मुक्की करते हुए भिड़ गए। इसके बाद पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल करते हुए अराजक तत्वों को खदेड़कर जाम को खुलवाया। पुलिस ने धक्का मुक्की करने वाले 4 उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया है। वहाँ पे काफ़ी पुलिस के साथ जो भी वहाँ पे भीड़ थी उसमें कुछ अराजक तत्व तो धक्का मुक्की कर रहे थे। फिर उसको हल्का बल प्रयोग करते हुए उनको वहाँ से हटाया गया और सड़क जाम को हटाते हुए यातायात सुगम किया गया। फिर डेड बॉडी को वो लोग अपने गांव ले गए और अपना दाह संस्कार किए। इस संबंध में एक अभियोग भी दर्ज किया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग पे जाम लगाने के संबंध में, जिसमें 10 लोगों को नामजद किया गया है।
बरेली में शहजाद अहमद नाम का फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुआ। शहजाद अहमद प्रेमिका को पाने के लिए फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर बना। प्रेमिका इकरा के पिता बेरोजगार शहजाद से शादी नहीं कराना चाहते थे। बीकॉम पास शहजाद अहमद परीक्षा की तैयारी करने मुरादाबाद और दिल्ली गया। 1 साल के बाद वर्दी पहनकर लौटा। शहर से लेकर गांव तक जमकर स्वागत हुआ। 18 दिसंबर 2024 को प्रेमिका इकरा से निकाह हुआ। लगातार छुट्टी पर घर पर रहने से इकरा को शक हुआ। इकरा की शिकायत पर पुलिस ने शहजाद अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और गिरफ्तार कर लिया गया। लखनऊ में पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डीजीपी राजीव कृष्ण ने सख्त और स्पष्ट निर्देश दिए हैं। महिलाओं, लड़कियों के साथ छेड़खानी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छेड़खानी करने वालों का डेटाबेस बनाया जाए। जिले के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट वर्तमान समय के मुताबिक अपडेट कर कार्रवाई की जाए। जन समस्याओं के समाधान के आधार पर ही पुलिस कर्मचारियों और अफसरों की ग्रेडिंग की जाएगी। आगरा की थाना एतमादपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने गौकशी के आरोपी साजिद को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। 17 मार्च को पुलिस ने थाना एतमादपुर क्षेत्र में 2 घरों में छापा मारा था। मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही गौमांस भी बरामद हुआ था। इस मामले में एक आरोपी साजिद फरार था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गौकशी के आरोपी साजिद को TDI मॉल के पास से गिरफ्तार कर लिया। अब आरोपी के खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज रही है। की गई थी जिसमें कुछ मांस और खाल बरामद हुई थी। उस समय में 4 लोगों को मौके से गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, जेल भेजा गया था तथा मांस को के सैंपल को लेकर के FSL में जांच के लिए भेजा गया था, जिसका परीक्षण रिपोर्ट अभी आई है, जिसमें गोवंश की पुष्टि हुई है, जिसके अनुसार धाराओं में वृद्धि करके शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया, जिसमें सफलता प्राप्त हुई है और एक अभियुक्त जिसका नाम साजिद है वो अरेस्ट हो गया है तथा उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। केंद्र सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट और रजिस्ट्रेशन में पारदर्शिता लाने के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च कर दिया है। देश भर में वक्फ संपत्तियों की जानकारी 6 महीने में यानी कि 8 अक्टूबर 2025 तक पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि जब कोर्ट में केस चल रहा है तो बीजेपी को इतनी जल्दबाजी क्यों है। वहीं बीजेपी ने पलटवार कर कहा कि संसद से बने कानून पर भी कांग्रेस को टेंशन है। केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और रजिस्ट्रेशन में पारदर्शिता लाने के लिए आज उम्मीद पोर्टल की शुरुआत की। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पोर्टल को लॉन्च किया। पिछले संसद सत्र में 1995 के वक्फ कानून में बदलाव करते हुए इसका नाम बदलकर उम्मीद कानून कर दिया गया। ये नया कानून 8 अप्रैल 2025 से लागू हुआ है। जितने भी वक्फ बोर्ड्स हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो तय किया गया टाइमलाइन है इसको सब पाबंदी मान करके इसको मान्यता मानते हुए पूरा करना है। कांग्रेस नेता उदित राज ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब कोर्ट में केस चल रहा है तो बीजेपी को इतनी जल्दबाजी क्यों है। उम्मीद पोर्टल लॉन्च सदन से कर रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जब मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है और मैं पिटिशनर हूँ, दलित ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासी डोमा की तरफ से पिटिशनर हूँ, मेरे एडवोकेट शाहिद अली जी हैं। अब फैसला अभी आना बाकी है तो इतनी क्या जल्दी है। कांग्रेस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि संसद से बने कानून पर भी कांग्रेस को टेंशन है। अगर मुस्लिम समाज के भलाई के लिए केंद्र की हमारी मोदी सरकार कोई काम कर रही है तो इसमें विरोध करना कहीं से भी जायज़ नहीं। हम सब मुसलमानों का भला चाहते हैं, मुसलमानों का विकास चाहते हैं, ये हमारा एजेंडा है और वक्फ के माध्यम से आम गरीब पिछड़े पासमानदा मुसलमानों का भला होना चाहिए। और लूट की लंबट लाबी पर जो है वो जो नाकाबंदी और तालाबंदी है वो पूरे के पूरे वक्फ सिस्टम की बेहतरी के लिए है, समाज की बेहतरी के लिए और देश की बेहतरी के लिए। देश भर की सभी वक्फ संपत्तियों की जानकारी 6 महीने के भीतर यानी 8 अक्टूबर 2025 तक उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है।
नए कानून के तहत अब नई वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन केवल उम्मीद पोर्टल के जरिए ही होगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए नरेंद्र सरेंडर का नारा इस्तेमाल कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है? न्यूज़ 18 के पोल में हमारे 5 सवालों के जवाब दें। अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए QR कोड को स्कैन करें या फिर नीचे दिए गए लिंक पर भी आप जाकर क्लिक कर सकते हैं। याद रखिए, इस पोल पर आप अपनी राय आज दोपहर 3 बजे तक जरूर भेजें।